हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी कवर कर चुका हूं और पिछली वीडियो के अंदर हमने इस थ्योरेटिकल पेपर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है जो कि आपके एग्जाम पेपर में पूछी जा सकती है उसे मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। स्टूडेंट्स, इस थ्योरेटिकल पेपर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं उसे मैं अपलोड करने वाला हूं। मैं यहां पर स्टूडेंट्स आपको सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, अगर आप लोग अपना एग्जाम पैटर्न चेक करेंगे तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो इसी तरीके से है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शंस में डिवाइड रहता है। स्टूडेंट्स, आज से लगभग 5 साल पहले जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाता था तो वहां पर ईयरली एग्जाम होते थे तो उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न भी था। लेकिन अभी स्टूडेंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है, एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है। लगभग आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो एमएससी लेवल का हो चुका है। तो इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे और कैसे आपको आंसर्स देना है, कितने पेज में और कैसा डायग्राम बनाना है, वो सारा एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको शेयर करने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है जिसमें कि आपके जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर आप देखेंगे तो डिफरेंट एग्जाम पैटर्न है। हो सकता है कि सेक्शन ए में किसी कॉलेज में 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो किसी कॉलेज में 10 क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। अगर किसी कॉलेज में 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। लेकिन यदि किसी कॉलेज के अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन ए में तो वो 2-2 नंबर के हो सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, सेक्शन बी में भी आप देखेंगे किसी कॉलेज में 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी में 3, किसी में 4 और उसमें भी आपको ऑप्शनल मिल जाता है कि कितने क्वेश्चन आपको इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए, यहां पर जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि डिफरेंट कॉलेज के डिफरेंट एग्जाम पैटर्न हो सकते हैं। यहां पर बस मेरा काम है कि मैं आपको एक आइडिया दूं, एक आइडिया प्रोवाइड करूं जिसमें कि सेक्शन ए में किस किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे आपको उसका आंसर देना है। शायद आप लोग यहां पर देख करके थोड़ा सा हेजिटेट हो गए होंगे, सर 45 क्वेश्चन यहां पर हम कैसे याद करेंगे। देखिए, 45 क्वेश्चन देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों का ही कॉम्बिनेशन है। जो आप सेक्शन ए में कोई क्वेश्चन देख रहे हो सकता है कि वो सेक्शन बी में भी आए, सेक्शन सी में भी आए और लगभग सभी के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अक्वायर करना है। मैं नहीं कहता आपसे स्टूडेंट्स कि आप किसी भी क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर पढ़ें, थोड़ा इंफॉर्मेशन जरूर अक्वायर करें ताकि आप उसके बेस पर पूरा एक पेज भर सके। ठीक है, जैसे कि सेक्शन ए में आपसे जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका एग्जाम 1 हफ्ते बाद ही है तो आप कम से कम मिनिमम 25 शॉर्ट क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करके जाएं और लगभग 10 लॉन्ग क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करके गए, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप पास होंगे। अदरवाइज स्टूडेंट्स, हमेशा से ही एग्जाम पेपर सरप्राइजिंग होते ही हैं, आपको वहां पर खुद ही पता चल जाएगा। टाइम का जरूर ध्यान रखना। बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अक्सर अनुभव नहीं होता एग्जाम देने का, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। इसलिए यह मत देखना कि अभी हमारे पास 3 घंटा है या 2 घंटा है। आपको अपने पेपर पर ध्यान देना है और जितनी जल्दी आप उसे फिनिश कर सके और जितनी अच्छी हैंडराइटिंग रहेगी, जितना अच्छा डायग्राम रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनर मार्क्स देता है। सेक्शन ए में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो लगभग पूछा जाता है, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, या फिर इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एपिस्टेसिस, इसके बारे में भी आप लोग प्रिपेयर कर लेना। कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है, या इसके अलावा आपसे मेटाफेज, टीलोफेज, इस तरह से सेल साइकिल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एंडोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस क्या है, फेगोसाइटोसिस क्या होता है, इससे ये सब एक तरीके से रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है जो इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, तो आप लोग इसके बारे में पढ़ के जाना। परऑक्सीसोम क्या होता है, ग्लाइऑक्सीसोम क्या होता है। सेल साइकिल के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये देखना है कि एस फेज क्या है, G1 फेज क्या है, G2 फेज क्या है, इंटरफेज क्या है। इसके अलावा स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लेना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है। सेल साइकिल को भी पूरा कंप्लीटली पढ़ना है, माइटोसिस एंड मियोसिस के प्रोसेस को भी,
तो यानी सेल साइकिल तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। माइटोकॉन्ड्रिया को भी आप स्किप नहीं कर सकते। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में ह्यूमन का जो कैरियोटाइप है उसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एपोप्टोसिस क्या होता है, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ है। ईट मी सिग्नल अगर आपने पढ़ा है, जो कि CSIR नेट लाइफ साइंस में भी पूछा जाता है, तो एपोप्टोसिस को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, कम से कम इतना प्रिपेयर कर लेना कि कम से कम 50 वर्ड्स तो लिख सको उसके बारे में। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स ने ईट मी सिग्नल पढ़ा है तो वो कम से कम 2 पेज भी लिख सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा बस आपको समझने की जरूरत है रिसेप्टर क्या होते हैं। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जितना आप यहां पर देख रहे हैं 70% सिलेबस में कंप्लीट कर चुका हूं। चैनल के अंदर जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्लेलिस्ट का प्रोवाइड कर दूंगा। रिसेप्टर क्या होते हैं, अब रिसेप्टर कहां से लिया गया है, ये टर्मिनोलॉजी ली गई है आपकी सेल सिग्नलिंग से। सेल सिग्नलिंग के अंदर काफी सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, जैसे कि रिसेप्टर हो गया, सिग्नल मॉलिक्यूल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, या रिसेप्टर के टाइप्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर क्या है। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर है वो आपसे 2-2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में भी, सेक्शन बी में 5 नंबर में भी, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। ज्यादातर ये शॉर्ट में और सेक्शन बी में यानी 5 नंबर में ही आपसे पूछा जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, डीएनए एंड आरएनए में आपको अंतर पता होना चाहिए। ये जो न्यूक्लिक एसिड का चैप्टर है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि डीएनए और आरएनए से रिलेटेड जो इनके वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड और टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए के जो डिफरेंट टाइप्स है उसको भी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस भी, यानी कि ये पूरा चैप्टर आपका बिल्कुल भी इसका आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। इसके अलावा माइटोसिस एंड मियोसिस, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि माइटोसिस एंड मियोसिस लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इसमें डिफरेंस भी देख लेना। पेडिग्री एनालिसिस, ये भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आया है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेना है। एलील्स क्या होते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जेनेटिक्स से रिलेटेड काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल। अब ये जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल होते हैं इसमें कैद्रीन, सिलेक्टिन, ईसीएम मॉलिक्यूल होते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ये शॉर्ट में आएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका आता है एलिफेंटियासिस, ग्लाइकोकैरिक्स, गैप जंक्शन क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ट्रिपेनोसोमा के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेक्चर को, जो 5 के 5 लेक्चर है, अगर अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिया तो लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी माध्यम से पूछा जाए 100% पूछा जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन चाहे तो सेक्शन बी या सेक्शन सी में, शॉर्ट में तो पूछा जाएगा ही, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाएगा। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्किप कर रहे हैं वो लोग ध्यान रखना, इसके लिए आपको तैयार होना है। और बहुत आसानी से मैंने ये समझा भी रखा है, अगर उस 5 वीडियोस को आपने देख लिया तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। अब डिफ्यूजन में भी उसके वेरिएशन है, जैसे सिंपल डिफ्यूजन क्या है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। तो आपसे ज्यादातर देखिए चांसेस क्या है, अगर आपसे पूछा जाए डिफ्यूजन क्या है या फिर आपसे डायरेक्ट पूछेगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ही आसान है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, या इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यही बता दीजिए। कई बार सेक्शन बी में आपसे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया, मान लीजिए कि फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, तो डायग्राम के साथ आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोडोमिनेंस क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस के अंदर भी आपसे न्यूक्लियर पोर एंड न्यूक्लियोलस शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। टीलोमियर्स क्या होता है। ठीक है, सेल सिग्नलिंग के अंदर लिगेंड, जीपीसीआर सिग्नलिंग, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो रहता है उसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CSIR नेट लाइफ साइंस की अगर आप लोग प्रिपरेशन आगे करेंगे तो वहां पर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके कुछ पाथवेज होते हैं, जैसे कि जैक-स्टैट पाथवे। ठीक है, काफी सारे पाथवे हैं जिसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बस मैंने वहां पर थोड़ा CSIR नेट लाइफ साइंस के लेवल पर पढ़ाया हुआ है, इसलिए काफी सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर आपने उन पाथवेज को अच्छे से समझ लिया, जो कि मैंने काफी आसानी से इजी तरीके से समझाया भी है, अगर आपने उसको समझ लिया इट मीन्स कि आप CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन भी कर रहे हो।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हीमोफीलिया क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ऑटोसोम्स क्या है, RH फैक्टर क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, जियार्डिया क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रिपेयर कर लेना। लीथल जीन्स क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी प्रिपेयर कर लेना। अब आप खुद ही बताओ कि इन 45 क्वेश्चंस में से कौन सा ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि नहीं आ सकता है, या कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको लगता है कि भाई ये क्या बता दिया आपने कि ये शॉर्ट क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता। कोई सा भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। 45 के 45 शॉर्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अभी आपके पास 2 महीना है, लगभग 1.5 महीना है। 1.5 महीने में आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। और एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आपको कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सभी के बारे में अक्वायर कर लीजिए और उसके बेस पर आप पूरा पेज भर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स सेक्शन बी एंड सेक्शन सी की। आपसे सेक्शन बी और सेक्शन सी में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसको मैंने कंबाइन इसलिए किया है क्योंकि कोई क्वेश्चन है वो सेक्शन बी में पूछा जा रहा है, हो सकता है कि वो सेक्शन सी में भी आए। तो इस तरीके से मैंने यहां पर सेक्शन बी सेक्शन सी को कंबाइन कर दिया है। एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन बी में वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये क्या है, ये कई बार 5 नंबर में पूछा गया है या 7.5 नंबर में, डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। पेडिग्री एनालिसिस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या इसके अलावा क्रोमोसोमल अबरेशन होते हैं जिसमें कि न्यूमेरिकल भी है, उसको भी पढ़ लेना अच्छे से। ट्रिपेनोसोमा और जियार्डिया की लाइफ साइकिल मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। क्रोमोसोमल अबरेशन भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। वो सब आप लोग वीडियोस के माध्यम से काफी आसानी से अगर समझ गए तो आप इसके बारे में लिख लेंगे। एक चीज यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जब भी स्टूडेंट्स आप एग्जाम पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको चीजें याद नहीं हो रही है, तो सबसे पहले कचरा हटाओ। जो मूल्यवान शब्द हैं उनको आप लोग एक डायरी में लिख लो। जैसे मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए जैसे क्रोमोसोमल अबरेशन है, ये आपको याद नहीं हो रहा है, तो इसकी एक आउटलाइन बना दो। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप लोग बस याद रखो। ठीक है, एटलीस्ट अगर वो याद रहेंगे तो उसके बेस पर आप लोग आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स माइटोसिस एंड मियोसिस सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है, सेक्शन सी में भी पूछा जा सकता है। सेल साइकिल आपसे सेक्शन बी सेक्शन सी दोनों में ही पूछा जा सकता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया सेक्शन सी में। इसके अलावा मेंडल्स के जो लॉज है, जितने भी नियम है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। साइटोस्केलेटन पर भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। डीएनए और आरएनए ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, सेक्शन बी में भी और सेक्शन सी में भी। तो ये स्टूडेंट्स वो क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको डायग्राम बनाना है तो कलरफुल पेन का आप यूज कर सकते हैं। जितना अच्छा डायग्राम बनाएंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेगा। बस आपको रेड पेन यूज नहीं करना है। टाइम का आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। अपने आसपास के लोगों को बताने में अपना समय व्यर्थ मत करें। जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो इतना मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। ये जो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हो, अगर आपने इसको प्रिपेयर कर लिया तो कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि लॉजिकली जरा सोचिए, यूट्यूब पर काफी सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि अगर आपके एग्जाम पेपर में सेक्शन ए में 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो सिर्फ 10 शॉर्ट क्वेश्चन को ही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें पूरी तरह से पेपर ही पता है। तो उनके चक्कर में ना पड़े, वरना आप बाद में यही स्टूडेंट्स है माथा फोड़ता है कि अरे ये जो एग्जाम पेपर में नहीं आया या फिर आउट ऑफ सिलेबस आया है। दरअसल पेपर जो होते हैं आउट ऑफ सिलेबस आते ही नहीं है, वो आपके सिलेबस के अंदर ही आते हैं। आप किसे कहते हैं कि कोई पेपर हार्ड है या आउट ऑफ सिलेबस है? आप किसे कहते हैं? अगर आपके अकॉर्डिंग पेपर आया तो आप कहते हैं पेपर बहुत आसान था। अगर आपके अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया है तो आप कहेंगे पेपर बहुत टफ था या आउट ऑफ सिलेबस था। तो ये डिपेंड करता है, इसलिए कोशिश करें कि जितना ज्यादा आप अक्वायर कर सके उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर है। बीएससी और एमएससी करने का मतलब क्या है? अगर आप लोग आगे चल करके एमएससी की प्रिपरेशन करेंगे, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, डीबीटी जेआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, सीएसआर नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करेंगे, पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, अगर आप आगे चलकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आपकी अच्छी परसेंटेज भी बने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका एग्जाम पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।